Hello student, in this video we are going to start second part of the chapter 17 that is forest our lifeline. So start the chapter. तो इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट को कवर किया था। तो आज हम लोग एक्टिविटी 17.3 से इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। डिग अ स्मॉल पिट, पुट वेजिटेबल वेस्ट एंड लीव्स इन इट, कवर देम विथ सॉइल एंड सम वाटर आफ्टर 3 days। तो देखिए आपको क्या करना है, एक आपको स्मॉल पिट खोदना है और उस पर वेजिटेबल की वेस्ट और लीव्स वगैरह को डालना है और उसको मिट्टी से कवर कर देना है। फिर आपको उसमें कुछ वाटर डालना है और आपको 3 दिन के बाद क्या करना है, रिमूव द अपर लेयर ऑफ द सॉइल। आपको 3 दिन के बाद उस सॉइल की अपर लेयर को रिमूव कर देना है। डज द पिट फील वार्म इनसाइड, क्या आपको जो पिट है वो वार्म टाइप फील हो रहा है, मतलब अंदर साइड से एकदम मॉइस्ट टाइप सा है, उसमें मॉइस्चर टाइप सी है, ये आपको देखना है। यहाँ पे एक छोटी सी एक्टिविटी थी, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर हम लोग देखेंगे इस चैप्टर को, यहाँ से देखेंगे। प्रोफेसर अहमद asked children to pick up leaves from the forest floor and observe them under a hand lens। तो प्रोफेसर अहमद ने बच्चों से बोला कि क्या तुम लोगों ने जो फॉरेस्ट के फ्लोर पे लीव्स वगैरह पड़ी हैं उसको इकट्ठे कर लिया है, अब उसको आप लोग क्या करो, ऑब्जर्व करो हैंड लेंस की हेल्प से। दे फाउंड टीनी मशरूम्स, तो बच्चे क्या पाते हैं कि उस पर क्या है, जो लीव्स हैं जो कि फॉरेस्ट के फ्लोर में पड़ी हुई थी खराब सी पत्तियां, तो उसमें बहुत छोटे छोटे से मशरूम वगैरह हैं, डिकेइंग लीव्स। दे ऑल्सो सा an army of teeny insect, millipedes, ant and beetle on them। तो उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे से इंसेक्ट हो जाते हैं, मिलीपेड्स वगैरह, आंट्स वगैरह लगी रहती हैं उस पर। दे वर वॉन्डरिंग हाउ दीज ऑर्गेनिज्म लिव देयर। प्रोफेसर अहमद explained that apart from these animals which are easily seen, there are several organisms and microorganisms that live in the soil। देखिए क्या होता है, जब बच्चे उन जो लीव्स वगैरह पड़ी हुई तो उसको उठाते हैं तो उस पर देखते हैं कि छोटे छोटे से मशरूम, टीनी इंसेक्ट है, तो बच्चों को लगता है कि वो इस तरीके के ऑर्गेनिज्म यहाँ पे कैसे रहते होंगे, क्या खाते होंगे। तब प्रोफेसर उन्हें बताते हैं कि बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सॉइल पे ही रहते हैं और वहीं सब कुछ खाते पीते हैं। There are several organisms and microorganisms that live in the soil। पहली wondered what mushroom and other organism eat, कि बाकी जो मशरूम हैं या फिर अदर ऑर्गेनिज्म है वो क्या खाते होंगे। प्रोफेसर अहमद रिप्लाइड दैट दे फीड अपॉन द डेड प्लांट एंड एनिमल टिश्यू एंड कन्वर्ट देम इनटू अ डार्क कलर्ड सब्सटेंस कॉल्ड ह्यूमस। तो प्रोफेसर अहमद जो है वो बताते हैं बच्चों को कि ये जो इस तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डेड प्लांट्स को खाते हैं और एनिमल टिश्यू को खाते हैं, मतलब जितनी डेड प्लांट है, डेड लीव्स हैं, तो वो ये सब चीज़ों को खाते हैं और खा करके एक डार्क कलर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है जिसको बोला जाता है ह्यूमस। यू हैव लर्नड अबाउट ह्यूमस इन चैप्टर 9। इन विच लेयर ऑफ द सॉइल वुड यू फाइंड ह्यूमस, व्हाट इज इट्स इम्पोर्टेंस टू द सॉइल। तो आप लोगों ने चैप्टर 9 में ह्यूमस के बारे में पढ़ा है। यदि नहीं पढ़ा है तो आप लोग पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने भी चैप्टर 9 आपको नहीं पढ़ाया है, तो हम लोग चैप्टर 9 में ह्यूमस के बारे पे देखेंगे उस वाले चैप्टर में। तो यही बताया गया है कि उसका सॉइल के लिए क्या इम्पोर्टेंस होता है, तो सारी चीज़ें आप लोग चैप्टर 9 को जब पढ़ेंगे तो जान। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कन्वर्ट द डेड प्लांट्स एंड एनिमल टू ह्यूमस आर नोन एज अ डिकम्पोजर्स। तो देखिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो डेड प्लांट और एनिमल में कन्वर्ट हो जाते हैं और ह्यूमस बनाते हैं, इसे डिकम्पोजर बोला जाता है। दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉरेस्ट, और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सून पहली रिमूव्ड सम डेड लीव्स एंड discovered under them a layer of humus on the forest floor. The presence of humus ensures that the nutrients of the dead plants and animal are released into the soil. From there, these nutrients are again absorbed by the root of the living plants. What happens if an animal dies in the forest? देखिए क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ ह्यूमस इस बात को इंश्योर करती है कि डेड प्लांट के न्यूट्रिएंट्स दोबारा से सॉइल पे चले गए हैं। मतलब जो यहाँ पे ह्यूमस की प्रेजेंस कितनी ज़रूरी है इस चीज़ को बताया जा रहा है कि यदि ह्यूमस वहाँ पे प्रेजेंट है तो मतलब ये है कि जितने भी डेड प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सॉइल पे अभी भी जा चुके हैं। क्या होगा यदि सभी एनिमल्स फॉरेस्ट के मर जाएं तो? शीला आस्क्ड, टीबू रिप्लाइड, द डेड एनिमल
become food for vulture, crows, jackal and insect. In this way the nutrients are cycled, so nothing goes waste in the forest. शीला बोलती है कि यहाँ के जो फॉरेस्ट हैं एनिमल यदि मर जाते होंगे तो उनको कौन खाते होंगे। तो फिर टीबू बताता है कि मरे हुए एनिमल्स को वल्चर, क्रो, जैकाल, इंसेक्ट जैसे जो अदर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो खाते हैं, और इस तरीके से न्यूट्रिएंट का जो साइकिल है वो चलता रहता है और फॉरेस्ट में कुछ भी वेस्ट नहीं जाता है। पहली रिमाइंड प्रोफेसर अहमद दैट ही नॉट एक्सप्लेन्ड व्हाई फॉरेस्ट आर कॉल्ड ग्रीन लंग्स। प्रोफेसर अहमद को पहली जो है वो रिमाइंड कराती है कि आपने इस चीज़ को तो एक्सप्लेन किया ही नहीं है कि जो फॉरेस्ट होते हैं वो हमारे ग्रीन लंग्स होते हैं, तो कैसे होते हैं। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन्ड दैट प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फिर प्रोफेसर अहमद बताते हैं कि जो प्लांट होते हैं वो ऑक्सीजन जो है वो रिलीज करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। द प्लांट हेल्प टू प्रोवाइड ऑक्सीजन फॉर एनिमल रेस्पिरेशन, और प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन एनिमल्स को रेस्पिरेशन के लिए प्रोवाइड कराते हैं। दे ऑल्सो मेंटेन द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, दैट इज वाई फॉरेस्ट आर कॉल्ड लंग्स। और इस तरीके से देखिए क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं वो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं और हम लोग ऑक्सीजन ले करके कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं एटमॉस्फेयर पे। तो इस तरह से प्लांट्स और एनिमल के बीच जो होता है वो एक बैलेंस बना रहता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ना एक बैलेंस मेंटेन रहता है। तो इसी कारण से फॉरेस्ट को लंग्स बोला जाता है। पहली रिमाइंड देयर फ्रेंड्स दैट दे हैव स्टडीड फोटोसिंथेसिस इन चैप्टर फर्स्ट। पहली जो है अपने फ्रेंड्स को रिमाइंड कराती है कि हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस के बारे में चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा है। द चिल्ड्रन सॉ क्लाउड फार्मिंग इन द स्काई। अब बच्चे देख रहे हैं कि आसमान पे कुछ बादल से छा गए हैं। बूझो रिकॉल्ड वॉट ही हैड लर्नड अबाउट द वाटर साइकिल इन क्लास 6। तो बूझो जो है वो रिकॉल कराता है कि हम लोगों ने वाटर साइकिल के बारे में क्लास 6 में पढ़ा है। ट्री टेक इन वाटर फ्रॉम देयर रूट्स एंड रिलीज वाटर वेपर इनटू द एयर थ्रू इवेपोरेशन। जो ट्री होता है वो वाटर लेता है अपनी रूट के द्वारा और वाटर को वेपर के थ्रू रिलीज करता है एटमॉस्फेयर पे, जिसे इवेपोरेशन बोलती है। इवेपोरेशन प्रोसेस के थ्रू जो ट्री होते हैं वो वाटर को रिलीज करते हैं वाटर वेपर के फॉर्म पे। if there were fewer trees, how will the water cycle be affected? यदि ट्री बहुत कम होंगे तो वाटर साइकिल का क्या इफेक्ट पड़ेगा। टीबू टोल्ड देम that the forest is not just home to plants and animal, many people also live in the forest। जो टीबू है वो उन बच्चों को बताता है कि फॉरेस्ट में एनिमल और प्लांट्स ही नहीं रहते हैं, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं। सम ऑफ देम मे बिलोंग टू डिफरेंट ट्राइब्स। उनको कई तरीके से जो यहाँ पे रहते हैं जो लोग, उनको डिफरेंट ट्राइब्स बोला जाता है। टीबू एक्सप्लेन दैट दीज पीपल डिपेंड मोस्टली ऑन द फॉरेस्ट। और टीबू ये भी बताता है कि ये लोग जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं वो टोटली फॉरेस्ट पे ही डिपेंड होते हैं। द फॉरेस्ट प्रोवाइड विद देम विथ फूड, शेल्टर, वाटर एंड मेडिसिन। और फॉरेस्ट ही, जो कोई यहाँ पे फॉरेस्ट में रहता है तो फॉरेस्ट ही उन लोगों को फूड प्रोवाइड कराता है, शेल्टर, वाटर और मेडिसिन प्रोवाइड कराता है। दे हैव ट्रेडिशनल नॉलेज अबाउट मैनी मेडिसिनल प्लांट्स इन द फॉरेस्ट। और उनको काफ़ी अच्छा नॉलेज होता है कि फॉरेस्ट में कौन कौन सी मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं उनके बारे में। While Bujo was drinking water from a small stream, he saw some deer crossing the stream। जब बूझो पानी पीता रहता है एक स्मॉल स्ट्रीम के थ्रू तो वो देखता है कि बहुत सारे हिरन वहाँ से गुजर रहे हैं। They disappeared into the bushes. The dense bushes and the tall grasses provide animal with the food and shelter they also protect them from carnivores that live in the forest। तो यहाँ पे बूझो जब देखता है कि जब वो पानी पी रहे हैं तो बहुत सारे हिरन जो हैं वो वहाँ से निकलते हैं और वो उनको देख करके, लोगों को देख करके, जो कि वहाँ पे बच्चे हैं उनको देख करके वो झाड़ियों के पास छुप जाता है। और ये जो लंबी लंबी झाड़ियाँ होती हैं वो एनिमल को फूड और शेल्टर प्रोवाइड कराता है। भाई जो लंबी लंबी झाड़ी है, पेड़ है, तो उनको एनिमल खा लेते हैं और उन्हीं के पीछे छिप जाते हैं। इस तरीके से वो उनको शेल्टर भी प्रोवाइड कराता है और ये अपने आप को कार्निवोरस से प्रोटेक्ट भी करते हैं। कार्निवोरस वो होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। तो इस तरीके से फॉरेस्ट में वहाँ पे लोग रहते हैं।
टिबू देन स्टार्टेड लुकिंग क्लोजली एट द फॉरेस्ट फ्लोर। जो टिबू है वो फॉरेस्ट के फ्लोर को अच्छी तरीके से देखना स्टार्ट करता है। सून ही कॉल्ड एंड शोड द चिल्ड्रन ड्रॉपिंग ऑफ द सम एनिमल, और वो बच्चों को बहुत सारे एनिमल्स की ड्रॉपिंग को दिखाता है। एंड एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन वेरियस टाइप ऑफ ड्रॉपिंग। प्रोफेसर अहमद इन्फॉर्म्ड देम दैट द फॉरेस्ट ऑफिसर could recognize the presence of some animals in the forest by their dropping and footprints। तो इस तरीके से जो बूझो है, जो टिबू है वो सभी बच्चों को सभी एनिमल्स की ड्रॉपिंग को दिखाता है और बताता है कि सबकी ड्रॉपिंग अलग अलग होती है। प्रोफेसर अहमद बताते हैं कि फॉरेस्ट में एनिमल के फुटप्रिंट व ड्रॉपिंग के द्वारा ही पहचाना जा सकता है कि किस तरीके से यहाँ पे एनिमल, कौन से एनिमल रहते हैं, उनकी ड्रॉपिंग और फुटप्रिंट के आधार पर ही पहचाना जा सकता है। Bujo called everyone and showed them a large decaying heap of animal dropping. Several beetles and grubs were feeding on the heap, and a bunch of seedling was sprouting. These seedling are the herb and serve the animals also disperse the seed of certain plants and help the forest to grow। अब बूझो क्या करता है, बूझो देखता है कि बहुत सारी एनिमल्स की ड्रॉपिंग पे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े लगे हुए हैं, है ना, और कुछ कीड़े मकोड़े उसको खा रहे हैं, और वहीं आसपास बहुत छोटे छोटे पेड़ लगे हैं जिसको हर्ब एंड श्रब बोला जाता है। तो वो ये सारी चीज़ें वहाँ पे देखता है। To grow and regenerate, the decaying animal dung also provide nutrient to the seedling to grow, said Professor Ahmad। तो क्या होता है, जो एनिमल है, जो एनिमल की जो कहना चाहिए कि एनिमल की जो ड्रॉपिंग वगैरह है उससे क्या होता है, ह्यूमस वगैरह बनता है, और जो काउ डंक वगैरह होते हैं, है ना, जितने भी एनिमल के डंक होते हैं वो सॉइल को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराते हैं जिससे कि जो सीडलिंग है वो ग्रो होते हैं, ऐसा प्रोफेसर अहमद बताते हैं। आफ्टर लिसनिंग टू दिस, बूझो नोटेड इन हिज नोटबुक, बाय herbivoring greater variety of plant, the forest provide greater opportunity for food and habitat for the herbivores. The larger number of herbivores means increased availability of food for a variety of carnivores, the wide variety of animal। देखिए ये सब सुन करके जो कि प्रोफेसर अहमद बूझो को बताते हैं, बूझो सब चीज़ कॉपी पे नोट कर लेता है और वो ये समझता है कि यहाँ पे जितने ज़्यादा हर्बीवोरस होते हैं, है ना, तो उतनी ही ज़्यादा यहाँ पे जो इंक्रीजिंग एबिलिटी ऑफ फूड फॉर अ वैरायटी ऑफ कार्निवोरस, तो जितने हर्बीवोरस होंगे तो वो उतने ही ज़्यादा कार्निवोरस के लिए भोजन बनेंगे खाने के लिए, क्योंकि कार्निवोरस किसको खाएंगे, हर्बीवोरस को खाएंगे, तो जितने ज़्यादा हर्बीवोरस तो उतनी ज़्यादा फूड एबिलिटी बढ़ेगी कार्निवोरस के लिए। जैसे लॉयन वगैरह होते हैं ना, तो वो छोटे छोटे जानवरों को खा जाते हैं, तो जितने ज़्यादा छोटे छोटे जानवर होंगे किसी फॉरेस्ट में तो उतने ही ज़्यादा जो बड़े जानवर हैं जैसे कि लायन वगैरह हो गया तो उनके लिए उतना ही फूड अवेलेबल होगा। द वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल हेल्प द फॉरेस्ट टू रीजनरेट एंड ग्रो। देखिए जो कई तरीके की वैरायटी होती है एनिमल्स को, वो फॉरेस्ट को रीजनरेट और ग्रो करने पे हेल्प करती है। डीकम्पोजर हेल्प इन मेंटेनिंग द सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट टू ग्रोइंग प्लांट इन द फॉरेस्ट। और जो डीकम्पोजर होते हैं वो प्लांट्स में, वो फॉरेस्ट में जो प्लांट्स होते हैं उनको ग्रो करने पे हेल्प करते हैं और उनको ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराते हैं जो डीकम्पोजर होते हैं। देयरफॉर द फॉरेस्ट इज अ डायनेमिक लिविंग एंटिटी फुल ऑफ लाइफ एंड विटैलिटी। तो इस तरीके से जो फॉरेस्ट होते हैं वो डायनेमिक लिविंग एंटिटी के नाम से जाने जाते हैं, मतलब जो फॉरेस्ट होते हैं वो डायनेमिक लिविंग एंटिटी कहलाते हैं। इट वॉज अबाउट आफ्टरनून एंड द चिल्ड्रन वॉन्टेड टू गो बैक। अब जो समय है वो आफ्टरनून का है और सभी बच्चे अपने घर जाना चाहते हैं। टिबू सजेस्टेड अनदर रूट फॉर गोइंग बैक, वाइल दे वर गोइंग बैक इट स्टार्टेड रेनिंग। अब जो टिबू है वो सजेस्ट करता है कि तुम लोग दूसरे रास्ते से जाओ क्योंकि उस टाइम पे बारिश स्टार्ट हो जाती है। हाउ एवर सरप्राइजिंगली दे सॉ दैट द रेन ड्रॉप वर नॉट हिटिंग द फॉरेस्ट फ्लोर डायरेक्टली। अब वहाँ पे जो बच्चे हैं वो इस चीज़ को देख के सरप्राइज हो जाते हैं कि जो रेन ड्रॉप है वो डायरेक्ट फॉरेस्ट फ्लोर को इफ़ेक्ट नहीं कर रही है, मतलब फॉरेस्ट फ्लोर पे डायरेक्टली नहीं पड़ रही है। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द फॉरेस्ट कैनोपी इंटरप्टेड द फ्लो ऑफ
raindrop, and most of the water was coming down through the branches and the stem of the tree. From the leaves it was dripping slowly over branches of the shrubs and herb. अब देखिए क्या होता है, जो वहाँ पे रेन ड्रॉप हो रही हैं वो डायरेक्टली नहीं पड़ती हैं फॉरेस्ट के फ्लोर पे। क्यों नहीं पड़ती हैं? क्योंकि जो ट्री में जो फॉरेस्ट में ट्री लगे हैं तो उनकी जो अपर मोस्ट लेयर होती है वो सारे रेन ड्रॉप्स को सोख लेती है, और जो पानी होता है वो ब्रांचेस के थ्रू स्टेम के द्वारा ट्री पे नीचे चला जाता है। फ्रॉम द लीव्स इट वॉज ड्रिपलिंग स्लोली ओवर ब्रांचेस ऑफ द श्रब एंड हर्ब्स, और इसी तरीके से जो श्रब और हर्ब्स की लीव्स होती हैं उसके द्वारा पानी नीचे की ओर चला जाता है। दे फाउंड दैट द ग्राउंड वॉज स्टिल ड्राई, और वहाँ पे जो ग्राउंड होता है वो एकदम सूखा होता है। आफ्टर अबाउट हाफ एन आवर द रेन स्टॉप्ड, लगभग हाफ एन आवर्स बाद क्या होता है, जो रेन होती है वो बंद हो जाती है। दे नोटिस्ड दैट द लेयर ऑफ डेड लीव्स ओवर द फॉरेस्ट फ्लोर अपीयर्ड वेट नाउ, फिर वहाँ पे जो लोग बच्चे होते हैं वो नोटिस करते हैं कि जो फ्लोर पे जो डेड लेयर पड़ी हुई थी लीव्स की वो अब तक गीली हो चुकी है। बट वाटर डिड नॉट स्टैग्नेट इन द फॉरेस्ट, लेकिन पानी अच्छी तरीके से जंगल पे नीचे जा चुका होता है। Bujo thought that if he had rained so heavily in his town, it would have flooded the rain and roads. बूझो सोचता है कि यदि इतनी तेज बारिश शहरों पे होती है, टाउन्स वगैरह पे होती है, तो क्या होता है वहाँ पे फ्लड की स्थिति बन जाती है और रोड पूरी गीली हो जाती है। What would happen इफ़ इट रेन्स हैवली इन योर टाउन, क्या होगा यदि तुम्हारे टाउन पे बहुत ज़्यादा बारिश होगी? तो प्रोफेसर अहमद टोल्ड देम दैट द फॉरेस्ट ऑल्सो एक्ट एज अ नेचुरल एब्जॉर्बर ऑफ रेन वाटर एंड अलाउ इट टू सीप। प्रोफेसर अहमद उनको बताते हैं कि जो फॉरेस्ट होते हैं वो नेचुरल एब्जॉर्बर का काम करते हैं, मतलब जो रेन वाटर के थ्रू जो रेन्स होती हैं उसको फॉरेस्ट क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे क्या होता है ज़्यादा पानी वहाँ पे नहीं गिर पाता। जबकि टाउन वगैरह में जब भारी बारिश होती है तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा फ्लड की स्थिति बन जाती है। इट हेल्प द मेंटेन द वाटर टेबल थ्रू आउट द ईयर, और इस तरीके से वाटर टेबल जो है वो पूरे ईयर मेंटेन रहता है। फॉरेस्ट नॉट ओनली हेल्प इन कंट्रोलिंग फ्लड बट ऑल्सो हेल्प मेंटेन द फ्लो ऑफ वाटर इन द स्ट्रीम सो दैट वी गेट स्टडी सप्लाई ऑफ वाटर। इस तरीके से जो फॉरेस्ट होते हैं वो केवल फ्लड को कंट्रोल ही नहीं करते हैं बल्कि जो स्ट्रीम्स में वाटर का फ्लो होता है उसको भी मेंटेन करने पे हेल्प करते हैं, मतलब वाटर के सप्लाई पे भी वो हेल्प करते हैं। ऑन द अदर हैंड इफ ट्री आर नॉट प्रेजेंट रेन्स हिट द ग्राउंड डायरेक्टली एंड मे फ्लड द एरिया अराउंड इट, और इसी तरीके से यदि मान लीजिए ट्री प्रेजेंट नहीं रहेंगे तो क्या होगा, जब हैवी रेन होगा तो ग्राउंड में बहुत ज़्यादा पानी हो जाएगा जिससे फ्लड टाइप सी कंडीशन बन जाएगी। हैवी रेन में ऑल्सो डैमेज द सॉइल, और जो हैवी रेन होती है वो हमारे सॉइल को डैमेज करती है क्योंकि इससे सॉइल इरोजन की जैसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। रूट ऑफ द ट्री नॉर्मली बिंड द सॉइल टुगेदर बट इन देयर एब्सेंस द सॉइल इज वॉश्ड अवे और इरोडेड। वही है कि जो सॉइल होती है यदि ट्री नहीं होंगे तो सॉइल जो होती है वो सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम हो जाएगी, सॉइल जो है वो इरोडेड हो जाएगी। द चिल्ड्रन स्पेंड एन आवर्स एट टिबू विलेज ऑन देयर वे बैक, तो इस तरीके से बच्चे जो हैं वो टिबू के विलेज में करीब 1 घंटे स्पेंड करते हैं। द वेदर ऑफ द विलेज वॉज क्वाइट प्लीजेंट, तो इस तरीके से जो विलेज का वहाँ का इन्वायरमेंट था, वेदर था, वो बहुत ज़्यादा प्लीजेंट था। विलेजर्स टोल्ड देम दैट ड्यू टू द सराउंडिंग फॉरेस्ट दे रिसीव गुड रेनफॉल, तो इस तरीके जो विलेजर हैं वो बताते हैं कि इस फॉरेस्ट होने के कारण यहाँ पे जो रेनफॉल होती है बहुत अच्छी होती है। द एयर ऑल्सो रिमेंड कूल, जो एयर होती है वो कूल बनी रहती है। नॉइज पोल्यूशन टू इज लेस बिकॉज ऑफ द फॉरेस्ट एब्जॉर्ब द नॉइज ऑफ द नियर बाई हाईवे, और नॉइज पोल्यूशन भी जो होता है वो बहुत कम होता है क्योंकि जो फॉरेस्ट होता है वो हाईवे से आने वाली आवाज़ को एब्जॉर्ब कर लेते हैं जिससे यहाँ पे नॉइज पोल्यूशन नहीं होता है और रेनफॉल बहुत अच्छी बनी रहती है। The children learned about the history of the village. It surprised them that the villagers and the agriculture's field of that area were created after clearing the forest about 60 years ago.
जो बच्चे थे वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज थे कि वो जो गांव था वो लगभग 60 ईयर पहले ही बसाया गया था क्रॉप्स एग्रीकल्चर को काट करके। टिबू ग्रैंडफादर टोल्ड देम दैट व्हेन ही वाज यंग द विलेजर वाज नॉट अ लार्ज एज इट वाज नाउ। जो टिबू के ग्रैंडफादर हैं वो बताते हैं कि जब वो छोटे थे, जब शुरू में वो इस विलेज में आए थे, तो ये विलेज इतना बड़ा नहीं था जितना कि अभी है। इट वॉज ऑल्सो सराउंडेड बाय फॉरेस्ट, और ये फॉरेस्ट से घिरा हुआ था। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, बिल्डिंग, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ वुड क्रिएटेड प्रेशर ऑन द फॉरेस्ट एंड इट स्टार्टेड वैनिसिंग। और जैसे जैसे रोडों का कंस्ट्रक्शन हुआ, बिल्डिंग बनी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ, वुड की रिक्वायरमेंट हुई, तो फॉरेस्ट को काटा जाने लगा और ये धीरे धीरे यहाँ पे फॉरेस्ट जो है वो कम हो गए। ही वॉज नॉट हैप्पी दैट द फॉरेस्ट adjoining their village is not regenerating and is on the verge of disappearing due to overgrazing of the animal and indiscriminate felling of the tree. Professor Ahmed said that if we did things wisely, we could preserve forest and environment as well as we have development. फिर प्रोफेसर अहमद जो हैं वो बच्चों को बताते हैं यदि हम लोग अपने इन्वायरमेंट का बहुत अच्छी तरीके से यूज करें, मतलब फॉरेस्ट को ख़राब नहीं करें, ट्री को नहीं काटे, तो हम लोग अपने फॉरेस्ट को प्रिजर्व कर सकते हैं, उन्हें बचा सकते हैं। चिल्ड्रन प्रिपेयर्ड अ फ्यू पिक्चर टू शो द कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच एन इवेंट। और बच्चे जो हैं वो एक पिक्चर को प्रिपेयर कर रहे हैं कि यदि पेड़ काटे जाएंगे तो क्या होगा, इस पर हम लोगों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उस पर एक पिक्चर तैयार कर रहे हैं। एट द एंड ऑफ द विजिट प्रोफेसर अहमद आस्क्ड चिल्ड्रन टू सम ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ द फॉरेस्ट। और लास्ट में जो प्रोफेसर अहमद है वो बच्चों से पूछते हैं कि आप लोगों ने क्या सीखा फॉरेस्ट के इम्पोर्टेंस के बारे में। द चिल्ड्रन रोट फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विथ ऑक्सीजन, दे प्रोटेक्ट सॉइल एंड प्रोवाइड हैबिटाट टू अ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल। तो बच्चे जो हैं वो बताते हैं कि जो फॉरेस्ट है वो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और हमारे सॉइल को प्रोटेक्ट करता है और बहुत सारे एनिमल्स को रहने के लिए स्थान प्रोवाइड कराता है। फॉरेस्ट हेल्प इन ब्रिंगिंग गुड रेनफॉल इन नेबरिंग एरियाज। और जो फॉरेस्ट है वो अच्छी बारिश होने के लिए भी, आसपास के एरिया में अच्छी बारिश होने के लिए हेल्प करता है। दे आर अ सोर्स ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स, टिम्बर एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट। और जो प्लांट्स होते हैं, ट्री होते हैं, वो हमें मेडिसिनल प्लांट्स को भी प्रोवाइड कराते हैं, टिम्बर वगैरह को प्रोवाइड कराते हैं और बहुत सारी यूजफुल प्रोडक्ट हमें मिलती है। वी मस्ट प्रिजर्व अवर फॉरेस्ट। तो हमें अपने फॉरेस्ट को प्रिजर्व करके रखना चाहिए, उसको बचा के रखना चाहिए। फिर लास्ट में यहाँ पे है इफ़ फॉरेस्ट डिसअपियर द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर विल इंक्रीज रिजल्टिंग इन द इंक्रीज ऑफ द अर्थ टेम्परेचर। यदि फॉरेस्ट जो है वो डिसअपियर हो जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इन द एब्सेंस ऑफ द ट्रीज एंड प्लांट द एनिमल विल नॉट गेट फूड एंड शेल्टर। और यदि पेड़ वगैरह नहीं रहेंगे तो इससे एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स को फूड नहीं मिलेगा और उन्हें रहने का स्थान नहीं मिलेगा। इन द एब्सेंस ऑफ ट्री द सॉइल विल नॉट होल्ड वाटर विच विल कॉज फ्लड। और एब्सेंस ऑफ द ट्री में क्या होगा, जो सॉइल है वो वाटर को होल्ड नहीं कर पाएगी और फ्लड जैसी प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ेगा। डिफॉरेस्टेशन विल इंडेंजर्स आवर लाइफ एंड इन्वायरमेंट। और जो डिफॉरेस्टेशन है वो हमारे लाइफ के लिए और हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो इस तरीके से हम लोगों का ये जो चैप्टर है वो कवर हुआ। ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग था। इसमें हम लोगों ने अपने फॉरेस्ट के बारे में बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, उनको किस तरीके से हम लोग बचाएं, काफ़ी कुछ इस चैप्टर से हमें सीखने को मिला है। ओके, थैंक यू सो मच।